हेलो स्टूडेंट्स, आई होप यू आर फिट एंड फाइन। चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। तो हमारे चैप्टर 5 साइंस का पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज चल रही है और आज इस सीरीज में हम करेंगे पार्ट 2। राइट, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्या है, लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम form a Dobrynin triad. The atomic masses of lithium and potassium are 7 and 39 respectively. Predict the atomic mass of sodium. अब यहाँ हमारे को तीन एलिमेंट्स दिए हैं, पहला है लिथियम, फिर है सोडियम और उसके बाद है पोटेशियम। और हमारे पास ये डॉबराइनर ट्राइड्स के अकॉर्डिंग दिया हुआ है और एटॉमिक मासेस दिए हैं। हमें लिथियम का दिया है 7 और पोटेशियम का दिया हुआ है 39। अब हमसे पूछा क्या गया है कि हमें सोडियम का एटॉमिक मास बताना है। राइट, तो हमने जब डॉबराइनर ट्राइड्स के बारे में पढ़ा था तो हमने क्या पढ़ा था कि जो फर्स्ट और जो थर्ड एलिमेंट है, अगर उनके एटॉमिक मासेस का अर्थमेटिक मीन निकालेंगे तो जो हमारा मिडल वाला होगा एलिमेंट, उसका एटॉमिक मास का अप्रोक्सीमेट हमारे पास आ जाएगा। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ये देखिए, दोनों हमने लिए लिथियम एंड पोटेशियम, इनके एटॉमिक मासेस, इनका अर्थमेटिक मीन निकाला और 23 इज द एटॉमिक मास ऑफ सोडियम। राइट, नेक्स्ट क्या है, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन फॉर्म अ डॉबराइनस ट्रायड। The atomic mass of chlorine and iodine are 35.5 and 126.9 respectively. Predict the atomic mass of bromine. अब यहाँ क्लोरीन दिया है, ब्रोमीन दिया है और आयोडीन दिया है। ये दोनों का हमारे को दिया है पर ब्रोमीन का नहीं दिया। तो डॉबराइनर ट्राइड के इस फॉर्मूले से हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं ना एटॉमिक मास ब्रोमीन का। तो यहाँ पे क्या आ गया, 81.2 m क्या है, एटॉमिक मास ऑफ ब्रोमीन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, Why was the system of classification of elements into triads not found suitable? अब यहाँ पूछा गया है कि जो डॉबराइनर ट्राइड्स था उनका जो क्लासिफिकेशन था एलिमेंट का, वो सूटेबल क्यों नहीं था। यानी कि हमने उसका ड्रॉबैक बताना है, उसकी लिमिटेशन बतानी है कि जो डॉबराइनर ट्राइड्स था उसके क्या लिमिटेशंस हैं। तो क्या थी, क्यों वो सूटेबल नहीं था, क्यों आगे नीड पड़ी कि मेंडलीव ने अपना पीरियोडिक टेबल बनाया आगे। बिकॉज ऑल द एलिमेंट्स डिस्कवर्ड एट दैट टाइम कुड नॉट बी क्लासिफाइड इनटू ट्राइड्स। यानी कि जो भी जितने भी एलिमेंट्स उस टाइम डिस्कवर किए जा चुके थे वो सारे डॉबराइनर ट्राइड के जो जस्टिफाई नहीं करते थे। यानी कि हर जगह पे ट्राइड्स पे ये जो फॉर्मूला है ये वैलिड नहीं होता था कि फर्स्ट और थर्ड का अगर हम एटॉमिक मास का अर्थमेटिक मीन निकालें तो इंटरमीडिएट का एटॉमिक मास निकल आएगा। मीन्स ये जो फॉर्मूला है हर जगह जस्टिफाई नहीं कर रहा था और यही हमारे डॉबराइनर ट्राइड्स की बहुत बड़ी लिमिटेशन थी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, टेबल गिवन बिलो शोज अ पार्ट ऑफ द पीरियोडिक टेबल। यहाँ पे ये टेबल दी है और एक छोटा सा पार्ट है पीरियोडिक टेबल। फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है यहाँ पर कि एटॉमिक साइज ऑफ मैग्नीशियम इज लेस देन दैट ऑफ सोडियम। यहाँ आपको बताना है कि मैग्नीशियम का जो एटॉमिक साइज है सोडियम से कम कैसे है। तो कैसे कम है, फर्स्ट तो हमें देखने से ही पता चल रहा है कि जब हम राइट की साइड की तरफ जाते हैं, लेफ्ट से राइट की तरफ, तो क्या होता है, एटॉमिक साइज जो है मॉलिक्यूल का वो डिक्रीज होना शुरू हो जाता है। बट हमें क्योंकि एक्सप्लेन करना है तो हम क्या कहेंगे कि इसका जो इफेक्ट न्यूक्लियर चार्ज है वो बहुत ज्यादा है। क्यों ज्यादा है, क्योंकि इसका एटॉमिक साइज कम है। इससे क्या होता है कि ज्यादा प्रोटॉन्स को अट्रैक्ट कर सकता है देन सोडियम, और यही रीजन है कि एटॉमिक साइज ऑफ मैग्नीशियम इज लेस देन दैट ऑफ सोडियम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फ्लोरीन इज मोर रिएक्टिव देन क्लोरीन। यहाँ पूछा गया कि फ्लोरीन कहाँ पर है, फ्लोरीन यहाँ पर। फ्लोरीन क्लोरीन से ज्यादा रिएक्टिव कैसे है, तो अगर हम इस टेबल को देखें तो फ्लोरीन कहाँ पर है, सेकंड पीरियड में। हालांकि ये दोनों का ग्रुप सेम है बट फ्लोरीन है सेकंड पीरियड में एंड सोडियम है ये क्लोरीन है थर्ड पीरियड में। अब एक डिफरेंस तो यहीं से आ गया कि फ्लोरीन जो है एफ केटाइंस इजिली बनाएगा देन क्लोरीन, क्योंकि इसका एटॉमिक साइज छोटा है। यहाँ से एटॉमिक साइज छोटा हो रहा है बट ये शेल भी तो बढ़ गई ना, तो इसका एटॉमिक साइज ज्यादा छोटा है। इसीलिए क्या हुआ, फ्लोरीन जो केटायन है वो क्लोरीन केटायन से ज्यादा स्टेबल है और इसीलिए हम लोग बोल सकते हैं कि जल्दी बनाएगा ना, इजीली बनाएगा, इजीली लेगा, गेन करेगा इलेक्ट्रॉन, बहुत जल्दी से गेन कर लेगा। इसीलिए ये क्या है, ज्यादा रिएक्टिव है एज कंपेयर टू क्लोरीन। तो इसे हम लोग देखें, फ्लोरीन कैन फॉर्म फ्लोरीन केटायन मोर इजिली देन क्लोरीन ड्यू टू स्मॉलर एटॉमिक साइज। राइट, ठीक है।
Fluorine is more fluorine negative cation is more stable than chlorine cation. Therefore fluorine is more reactive than chlorine. वही सेम बात हुई कि चाहे इनका ग्रुप सेम है बट क्योंकि पीरियड्स में डिफरेंस है इसीलिए जो जल्दी गेन करेगा वो ज़्यादा स्टेबल होगा और उसका साइज ज़्यादा छोटा होगा और वो ज़्यादा रिएक्टिव होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? स्टेट मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ. राइट टू अचीवमेंट्स ऑफ मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ. यहाँ हमें एक तो मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ क्या है उसको बताना है और उसकी अचीवमेंट्स भी बतानी है, उन्होंने क्या अचीव किया. तो मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ क्या है आप सबको पहले भी पढ़ा चुकी हूं मैं कि प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस. यानी मेंडलीव्स ने जितनी भी जो प्रॉपर्टी यूज की वो एटॉमिक मास की यूज की थी जब उसने अपने एलिमेंट्स को क्लासिफाई किया था. तो क्या है मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ? प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस. और अब हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि हमें इसकी अचीवमेंट्स बतानी है. अब अचीवमेंट्स क्या है? पहला क्या है? इट कुड क्लासीफाई ऑल द एलिमेंट्स डिस्कवर्ड एट दैट टाइम. बिल्कुल सही बात है कि जितने भी एलिमेंट्स उस टाइम पे डिस्कवर किए जा चुके थे उसको उन्होंने सबको क्लासीफाई किया था. ठीक है, हालांकि जो नहीं भी उस टाइम डिस्कवर हुए थे उनके लिए भी गैप छोड़ दिया था. सेकेंड क्या है? इट हेल्प्ड इन डिस्कवरी ऑफ न्यू एलिमेंट्स. यही हमने बात की कि डिस्कवरी ऑफ न्यू एलिमेंट्स कैसे हुई, क्योंकि उनको पता था कि कुछ एलिमेंट्स स्टिल देयर अनडिस्कवर्ड और उनके लिए गैप्स छोड़े गए. नेक्स्ट क्या है? इट हेल्प इन करेक्शन ऑफ एटॉमिक मास ऑफ सम ऑफ द एलिमेंट्स. और क्या हुआ कि कुछ एलिमेंट्स जिनके एटॉमिक मास करेक्ट नहीं हो पा रहे थे, पता नहीं चल पा रहा था, उनके एटॉमिक मास में करेक्शन भी किसके थ्रू हुई? मेंडलीव पीरियोडिक टेबल के थ्रू. तो क्या अचीवमेंट्स हुई? फर्स्ट क्या हुई? सारे एलिमेंट्स का क्लासिफिकेशन हुआ. सेकंड न्यू एलिमेंट्स डिस्कवर हुए. और थर्ड क्या हुआ कि एटॉमिक मासेस की करेक्शन हो गई. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज मेंट बाय पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स विद रेफरेंस टू पीरियोडिक टेबल. कि अगर हम पीरियोडिक टेबल के रेफरेंस में देखें तो पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स ये क्या होती है? आपको क्या लगता है कि क्या चीज़ है? तो ये क्या होता है? जब कुछ रेगुलर इंटरवल्स के बाद, कि यहाँ पे कुछ है उसके बाद फिर दूसरे एलिमेंट, मतलब कुछ रेगुलर इंटरवल्स के बाद जब प्रॉपर्टीज जो हैं वो रिपीट होती हैं उसे कहते हैं पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज. यानी कि यहाँ पे इतने इंटरवल के बाद फिर से प्रॉपर्टीज जो है वो सेम हुई, फिर इतने इंटरवल्स के बाद फिर प्रॉपर्टीज सेम हुई. तो क्या होता है? द रिपीटेशन ऑफ सेम प्रॉपर्टीज आफ्टर डेफिनेट इंटरवल इज कॉल्ड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज. राइट. नेक्स्ट क्या है? वाई डू ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द सेम ग्रुप हैव सिमिलर प्रॉपर्टीज. ऐसा क्यों होता है कि सेम ग्रुप में जितने भी एलिमेंट्स होंगे उनकी प्रॉपर्टीज सिमिलर क्यों होगी? क्योंकि उनकी वैलेंस शेल में सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, इसीलिए ही तो उनकी प्रॉपर्टीज सिमिलर होगी. समझ रहे हैं आप कि एक ग्रुप में, मान लो ग्रुप 1 है, उसमें ये जितने 1 2 3 4 जितने भी एलिमेंट है, चाहे उनका एटॉमिक नंबर कुछ भी है, बट इनकी वैलेंसीज क्या होगी? इनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे? बिल्कुल सेम होंगे. और यही इनकी प्रॉपर्टीज को प्रिडिक्ट कर सकते हैं हम, और यही इनकी प्रॉपर्टीज को बताते हैं. इसीलिए दे हैव सेम वैलेंस इलेक्ट्रॉन, दे हैव सेम सिमिलर प्रॉपर्टीज. अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है. हाउ विल द टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन्स चेंज एज वी गो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट अक्रॉस अ पीरियड. अब यहाँ पे ये पीरियड है और ये रोज बनी हुई है. ठीक है, अब वो बोल रहे हैं कि जब हम किसी पीरियड में यहाँ लेफ्ट से राइट तक जाते हैं तो गेन इलेक्ट्रॉन्स की टेंडेंसी कैसे चेंज होती है? तो सबसे पहले तो ये इंक्रीज होगी कि इलेक्ट्रॉन्स जो गेन होंगे वो इंक्रीज हो जाएगा व्हेन वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. क्यों? क्योंकि आपको पता है कि जो मेटल्स होते हैं वो लेफ्ट साइड पे होते हैं, नॉन मेटल्स राइट पे. तो मेटल से जब नॉन मेटल्स की तरफ जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स गेन होना शुरू हो जाते हैं. ठीक है, और दूसरी क्या चीज़ है कि जब हम लेफ्ट से राइट तक जाते हैं तो एटॉमिक साइज डिक्रीज होता है. जब डिक्रीज होगी, एटॉमिक साइज डिक्रीज होगा तो क्या होगा? न्यूक्लियस और वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के बीच, ये न्यूक्लियस और वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के बीच जो अट्रैक्शन है ये बढ़ेगा. तो क्या होगा? न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होगा. और यही रीजन है कि जब चार्ज इंक्रीज होगा तो फटाफट से अट्रैक्ट करेगा, गेन करेगा इलेक्ट्रॉन्स को. और यही होता है टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीजेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड बिकॉज एटॉमिक साइज गोज ऑन डिक्रीजेस. एटॉमिक साइज कम होगा तो स्पेस कम रहेगा ना, तो अपने आप अट्रैक्शन ज़्यादा होगी तो न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होगा. यही रीजन है. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? What are groups and periods in periodic table? कितना इजी क्वेश्चन है ना, बट फिर भी कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको अभी ये भी नहीं पता. चलिए उन्हें भी पता चल जाएगा. जो ग्रुप्स होते हैं जो कि एक पीरियोडिक टेबल में ये वर्टिकल जो स्ट्रेट लाइन होती हैं उनको बोलते हैं ग्रुप्स. ठीक है,
और इसके बाद जो ये हॉरिजॉन्टल रोज होती हैं, ठीक है, इनको बोलते हैं हम पीरियड्स। ये 1 2 3 पीरियड, ये ग्रुप 1 2 3 4, राइट। तो वर्टिकल कॉलम्स इन द पीरियोडिक टेबल आर कॉल्ड ग्रुप्स एंड द हॉरिजॉन्टल रोज इन द पीरियोडिक टेबल आर कॉल्ड पीरियड्स, ठीक है बच्चा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, टू एलिमेंट्स m एंड n, ये m और n जो हैं टू एलिमेंट्स हैं, बिलोंग टू ग्रुप 1 एंड 2 रिस्पेक्टिवली, यानी कि m ग्रुप 1 से है और n ग्रुप 2 से है, एंड आर इन सेम पीरियड ऑफ पीरियोडिक टेबल, पर इनका पीरियड क्या है, वो सेम है, ठीक है। हाउ डू द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज ऑफ m एंड n वेरी। अब पूछा गया है कि कैसे m एंड n वेरी करते हैं, तो हमें डिफरेंट चीजें पूछी गई हैं, वो देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या पूछा है, डिफरेंस किस चीज में है, साइज ऑफ देयर एटम्स, यानी कि m और n में हमें इनके एटम्स में कितना डिफरेंस है साइज में, वो बताना है। तो m है हमारा फर्स्ट ग्रुप में और n है हमारा सेकेंड ग्रुप में। तो साइज का कैसे पता चलेगा कि जब भी हम लेफ्ट से राइट की तरफ मूव करते हैं तो एटॉमिक साइज जो है वो डिक्रीज करने लग जाता है, और यही हमें साइज का डिफरेंस बताना है। तो n क्या हुआ, m से स्मॉलर हुआ। m एंड n बिलोंग टू सेम पीरियड बट ग्रुप 1 एंड 2, ठीक है। देयरफॉर n, इसीलिए n जो है स्मॉलर होगा एज एटॉमिक साइज गोज ऑन डिक्रीजेस व्हेन वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। वो सेम बात है, आप अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हैं अगर आपको आंसर आता है तो। नेक्स्ट क्या क्वेश्चन पूछा है, हमें डिफरेंस बताना है m और n में इन देयर मेटेलिक करेक्टर्स। अब वही चीज़ हो गई वापस से, ये हो गया ग्रुप 1 में, ग्रुप 2 में हो गया, पीरियड सेम है। तो मेटेलिक करेक्टर के बारे में आपको बताया था मैंने पहले भी, जब हम लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हैं तो मेटेलिकसिटी जो है वो डिक्रीज होने लग जाती है, यानी कि लेफ्ट साइड पे सारे मेटल्स आएंगे और राइट साइड पर जाते जाते वो नॉन मेटेलिक होते जाएंगे। क्यों? क्योंकि टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन्स, वो ईजिली इलेक्ट्रॉन्स लूज नहीं करते हैं, वो डिक्रीज हो जाती है क्योंकि एटॉमिक साइज भी डिक्रीज हो जाएगा। तो इसका क्या आंसर है, m इज मोर मेटेलिक देन n बिकॉज मेटेलिक करेक्टर गोज ऑन डिक्रीजिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, और क्या होता है, टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन डिक्रीजेस ड्यू टू डिक्रीज इन एटॉमिक साइज। तीन चीजें आपको याद रखनी है, पहला लेफ्ट टू राइट साइड में एटॉमिक साइज डिक्रीज होगा, फिर लेफ्ट टू राइट साइड में क्या होगा, मेटेलिक से जाके वो हो जाएंगे चेंज नॉन मेटेलिक में, और क्या होगा, लूज इलेक्ट्रॉन लेफ्ट साइड पे करेंगे और जब राइट में जाएंगे तो वो गेन में पहुंच जाएंगे। अब इसको जैसा भी क्वेश्चन है आप उसको आराम से जस्टिफाई कर सकते हो अगर आपको ये तीन क्राइटेरिया पता है तो। नेक्स्ट क्या क्वेश्चन है, m एंड n दो हमारे एलिमेंट हैं, उनकी वैलेंसीज इन फॉर्मिंग ऑक्साइड्स, इनका डिफरेंस बताना है। अब क्योंकि m है फर्स्ट ग्रुप में तो इसकी वैलेंसी हुई, वैलेंस इलेक्ट्रॉन हुआ 1, और n है सेकेंड ग्रुप में यानी कि इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन हुए 2। अब क्या होता है कि अगर हम इसको देखें तो ये ग्रुप 1 ये ग्रुप 2, तो जैसे जैसे हम राइट की तरफ जाएंगे तो वैलेंसीज क्या होंगी, पहले तो इंक्रीज होंगी, ठीक है, पहले प्लस होती जाएंगी और उसके बाद ये क्या होगा, वैलेंसीज डिक्रीज होती जाएंगी। क्यों? क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया था मेटल्स में वैलेंसीज क्या होती हैं, जो उनके आउटर मोस्ट शेल में वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और नॉन मेटल्स में कौन सी होती हैं वैलेंसीज, 8, इसका एक फॉर्मूला होता है 8 माइनस नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर मोस्ट शेल। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वैलेंसी गोज ऑन इंक्रीजिंग फर्स्ट एंड देन डिक्रीजिंग। नेक्स्ट क्या क्वेश्चन है, मॉलिकुलर फॉर्मूला ऑफ देयर क्लोराइड्स, यानी m और n के हमने मॉलिकुलर फॉर्मूला बताने हैं विद देयर क्लोराइड्स। तो m की वैलेंसी 1 है तो इसका बनेगा ये क्लोरीन के एक के साथ ही ना, एक ही लूज करेगा, एक के साथ जुड़ जाएगा तो MCl, और n की वैलेंसी है 2 तो ये क्लोरीन के 2 एटम्स लेगा तो ये क्या करेगा, NCl2। तो यहाँ पर ये बन जाएंगे इनके क्लोराइड्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, वाई कुड नो फिक्स्ड पोजिशन बी गिवन टू हाइड्रोजन इन मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में हाइड्रोजन को फिक्स पोजीशन क्यों नहीं मिली थी? क्योंकि क्या है, हाइड्रोजन में दोनों कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, एक तो वो एल्कलाई मेटल्स को रिजेंबल करता है, और दूसरा अगर वो लूज कर ले इलेक्ट्रॉन, 1 होती है ना वैलेंसी, अगर वो इलेक्ट्रॉन लूज कर लेता है और ये ये एनायन बन जाता है तो ये हेलोजन ग्रुप में आ जाता है। अब इस कंफ्यूजन की वजह से ही हाइड्रोजन को मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल में प्रॉपर या फिक्स्ड प्लेस नहीं मिली थी, बिकॉज इट रिजेंबल्स बोथ एल्कलाई मेटल्स एज वेल एज हेलोजेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, गिव एनी 3 लिमिटेशंस ऑफ मेंडलीव्स क्लासिफिकेशन। मेंडलीव की क्लासिफिकेशन की हमें 3 लिमिटेशंस बतानी है, यानी उसके ड्रॉबैक्स क्या थे,
क्या कमियां रह गई थी मेंडलीव्स क्लासिफिकेशन में कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बना। तो फर्स्ट क्या था, हमने अभी हाइड्रोजन की बात की है कि पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन वाज नॉट जस्टिफाई, उनको पता ही नहीं चल रहा था इसको कहाँ रखें। ठीक है, सेकंड क्या था कि इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास कुड नॉट बी मेंटेन्ड। अब ये मेंटेन नहीं कर पा रहे थे क्योंकि कहीं पर एटॉमिक मास अगर इंक्रीज कर रहे तो केमिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट हो रही थी, तो यहाँ पे ये प्रॉपरली मेंटेन नहीं हो पा रहा था। और तीसरा क्या था कि आइसोटॉप्स जो थे उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज बिल्कुल सेम थी बट डिफरेंट एटॉमिक मास, तो उनको फिर भी उनको अलग अलग प्लेसेस में रखा हुआ था। अब यहाँ अगर उन्होंने फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग ही मेंडलीव ने क्लासिफिकेशन किया था, तो यहाँ पे तो वो जस्टिफाई नहीं कर रहा उनको, तो यही 3 लिमिटेशंस थी इसकी। चलिए नेक्स्ट क्या है, डज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एटम्स चेंज इन अ पीरियड विद इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर। अब वो क्या कह रहे हैं कि यहाँ पे एक ये पीरियड है, ठीक है। अब इसमें क्या कह रहे हैं कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, अगर यहाँ पे एटॉमिक नंबर चेंज होगा कि मान लो यहाँ पर है 21, 2, 8, यहाँ पर है 11, यहाँ पर है 12, ये इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, ये एटॉमिक नंबर इंक्रीज होता जा रहा है। तो इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर, इसके साथ क्या होता है, क्या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एटम्स चेंज होती हैं? तो यस होती हैं। कैसे चेंज होती है, अगर मान लो हम 11 जिसका एटॉमिक नंबर है उसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी 281, इसकी होगी 282, इसकी होगी 283, ये 284, ये 285। तो यानी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो चेंज हो रही है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे हैं, बट क्या सेम रह गए हैं, पीरियड, ये क्या कहते हैं, शेल्स बिल्कुल सेम है। क्यों है शेल्स सेम? क्योंकि हमने सेम ही पीरियड की बात की, चेंज इन अ पीरियड, यहाँ डिफरेंट पीरियड्स की बात नहीं कही। अगर डिफरेंट पीरियड्स की बात की जाती तो नंबर ऑफ शेल्स भी बिल्कुल चेंज हो जाते इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के साथ, बट यहाँ पे क्या है, सिर्फ हमारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स यानी कि वैलेंसीज चेंज हो रही हैं। वो कैसे हो रही है, नंबर ऑफ शेल्स रिमेन्स द सेम, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ये इंक्रीज हो रहे हैं ना, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीजिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन द पीरियड। कब तक हो रहे हैं, टिल द ऑक्टेट इज कंप्लीट, जब तक ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होती। और जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि यहाँ पर आते पहले जो है वैलेंस इलेक्ट्रॉन, जो वैलेंसीज होती है, यहाँ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की बात हुई है, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स या नॉन मेटल्स में भी आउटर मोस्ट शेल के ही होते हैं। अगर वैलेंसी की बात करें तो वो पहले इंक्रीज होगी, उसके बाद वो डिक्रीज होती चली जाएगी। बट यहाँ क्योंकि वैलेंस इलेक्ट्रॉन की बात की है हमने, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है वो इंक्रीज होते जाएंगे और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी चेंज होती जाएगी, राइट। तो आई थिंक आपको ये सब बहुत अच्छे से समझ आया होगा। अपने इस सेशन को हम यहीं पे एंड करते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताती हूँ कि मैं ना, आप जितनी प्रैक्टिस होगी ना उतनी आपको अलग अलग क्वेश्चंस दे के इतनी प्रैक्टिस करा दूंगी ना इस चैप्टर की, कि जब एग्जाम में आपके सामने पेपर आएगा ना, क्वेश्चन कोई भी आ जाए आपके लिए वो इतना ईजी होगा, क्योंकि हर तरह से मैं आपको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करा दूंगी कि आपके लिए सब इजी बन जाए। तो इस सेशन 2 को मैं खत्म कर रही हूँ, बट इट्स नॉट कंप्लीट, आई एम नॉट कंप्लीटेड द चैप्टर पीरियोडिक क्लासिफिकेशंस ऑफ एलिमेंट। अभी बहुत कुछ करना बाकी है, इसमें बहुत सारी प्रैक्टिस बाकी है, ताकि कोई भी मेरा बच्चा अगर क्वेश्चन पेपर देखे तो वो घबराए नहीं कि कौन सा क्वेश्चन आ गया, राइट बच्चों। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू फॉर नाउ, बाय।